हेलो स्टूडेंट, कल मैं आपको बताया था बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी में अंतर, यानी बही खाता एवं लेखाकर्म में अंतर। मैं आज आपको कुछ आधार लेखांकन शब्द से परिचित करवाता हूं, जैसे व्यावसायिक लेन देन। व्यावसायिक लेन देन है क्या, तो मैं बताऊं कि दो पक्षों के बीच होने वाले मुद्रा, माल या सेवा के आदान प्रदान को व्यवहार, लेन देन या सौदा कहते हैं। व्यापारिक सौदों के कई रूप हो सकते हैं, जैसे माल खरीदना, बेचना, व्ययों का भुगतान करना, दान देना, बैंकों में रुपया जमा करना, बैंक से रुपए निकालना आदि। व्यवहार नगद अथवा उधार हो सकता है। ऐसा व्यवहार जिससे मुद्रा का नगद अथवा बैंक के माध्यम से आदान प्रदान किया जाता है तो इसे नगद व्यवहार कहा जाता है। और ऐसा व्यवहार जिससे मुद्रा का आदान प्रदान तत्काल नहीं किया जाता वरन कुछ समय बाद किया जाता है तो इसे उधार या साख व्यवहार भी कहते हैं। ये रहा व्यावसायिक लेन देन। इनका नोटेशन आप सबको बनाना है। पूंजी क्या है, तो पूंजी के बारे में बता दूं। व्यापारी द्वारा व्यापार में धन कमाने के उद्देश्य से लगाया गया धन, माल या संपत्ति को पूंजी कहते हैं। ये धन भी हो सकती है और संपत्ति भी हो सकती है। दूसरे शब्दों में अगर मैं कहूँ कि धन का वह भाग पूंजी कहा जाता है जो पुनः धन प्राप्त करने के लिए उद्योग व्यापार में विनियोजित किया जाता है। व्यापार एवं उद्योग के समस्त साधनों को जुटाने में पूंजी की मुख्य भूमिका होती है, पूंजी कहते हैं। तो साधारण शब्दों में कह सकते हैं कि व्यापारी द्वारा व्यापार में धन कमाने के उद्देश्य से लगाई गई धन या माल या संपत्ति को पूंजी कहते हैं। ठीक है। आहरण क्या है, तो आहरण मैं बता दूं, व्यवसाय के स्वामी द्वारा निजी प्रयोग के लिए व्यवसाय से निकाली गई रकम या वस्तु या व्यवसाय के कोषों से किया गया कोई निजी भुगतान आहरण कहलाता है। आहरण मतलब व्यापार में व्यापारी के द्वारा जो स्वयं के उपयोग के लिए निकाला जाता है उसे आहरण कहते हैं। दायित्व क्या है, तो दायित्व मैं आपको बता दूं, व्यापार में व्यापारी अन्य पक्षों के से भी सहयोग लेता है और इन सहयोग के बिना व्यापार करना संभव नहीं हो पाता। अतः व्यापारी को छोड़कर व्यापार में जिन अन्य पक्षों को जो धनराशि चुकानी होती है उसे कुल राशि को व्यापार का दायित्व या देय धन, लेबिलिटीज इंग्लिश में कहा जाता है। ये कई प्रकार के हो सकते हैं, स्थायी दायित्व भी, चालू दायित्व भी और या फिर संयोगिक दायित्व भी। संपत्ति किसे कहेंगे, तो व्यापार की ऐसी वस्तुएं जो व्यापार संचालन में सहयोग प्रदान करती है तथा जिन पर व्यापार का स्वामित्व होता है, व्यापार की संपत्ति कही जाती है। संपत्ति में उस धनराशि को भी शामिल किया जाता है जिसे अन्य पक्ष से लेना होता है। ये कई प्रकार के भी हो सकते हैं, जैसे कि स्थायी संपत्ति, चालू संपत्ति, अमूर्त संपत्ति। उसके बाद है खर्च। खर्च जिसको बोलते हैं, जैसे व्यवसाय में लाभ प्राप्त करने के लिए किया गया कोई भी भुगतान खर्च कहा जाता है। जैसे संपत्ति, माल अथवा सेवाओं का चुकाया गया मूल्य ही खर्च है। खर्च को दो भागों में बांट सकते हैं, पूंजीगत खर्च और आयगत खर्च। उसके बाद व्यय क्या है, तो व्यय सभी जानते हैं, जैसे कच्चे माल का क्रय विक्रय पर दिया गया भाड़ा, ईंधन, किराया, ब्याज आदि, ये व्यय है। आय क्या है, आगम तथा व्यय की अंतर की राशि आय कही जाती है। अर्थात कुल आगम राशि से किए गए कुल व्यय की राशि को घटा देने के बाद प्राप्त अंतर ही राशि आय है। इसे हम निम्नानुसार भी व्यक्त कर सकते हैं, आय बराबर आगम माइनस व्यय। नोट कर लीजिएगा, आय बराबर आगम माइनस व्यय। हानि सभी जानते हैं, किसी व्यवसाय में हानि दो अलग अलग अर्थों में प्रयुक्त होती है। एक तो एक निश्चित अवधि में व्यवसाय के व्ययों का आगम पर अधिक को सूचित करता है, तो हानि विविध प्रकार की हो सकती है। दूसरे अर्थ में कहूँ कि व्यवसाय की संपत्ति का दुर्घटना में नष्ट हो जाना, चोरी हो जाना आदि कारणों से होने वाली हानि को सूचित करती है।
लाभ सभी जानते हैं, व्यावसायिक क्रियाओं के कारण जब आगम व्यय की तुलना में अधिक हो तो अंतर की राशि को लाभ कहा जाता है। और व्यापार का मुख्य उद्देश्य लाभ ही कमाना होता है। क्रय क्या है? तो क्रय खरीदना, याद रखिएगा, चाहे वह व्यापार के लिए कच्ची सामग्री हो, और एक क्रय नगद भी हो सकते हैं और उधार भी। खरीदना ही क्रय है, और ये दो प्रकार के हो सकते हैं, नगद भी और उधार क्रय भी। विक्रय यानी बेचना, व्यापार करने के उद्देश्य से माल को बेचना विक्रय कहलाता है। तो ये भी दो प्रकार के हो सकते हैं, जैसे नगद विक्रय और दूसरा उधार विक्रय। और उसके बाद आता है स्टॉक, रहतिया या स्कंध। ये भी दो प्रकार के होते हैं, प्रारंभिक रहतिया और दूसरा होता है अंतिम रहतिया। ठीक है। जैसे स्टॉक से आशय किसी विशेष स्थिति पर न बिके हुए माल से है। व्यापारिक परिणामों को प्राप्त करने के लिए स्टॉक का मूल्यांकन आवश्यक होता है। स्टॉक के मूल्यांकन के लिए किसी विशेष स्थिति पर न बिके हुए माल की कुल मात्रा को ज्ञात की जाती है, और कुल मात्रा ज्ञात हो जाने के बाद उसका मूल्य निर्धारित किया जाता है। सामान्य बाजार मूल्य व लागत मूल्य दोनों में जो भी मूल्य कम होता है उसे मूल्य को ही स्टॉक का मूल्य मान लिया जाता है। स्टॉक दो प्रकार के होते हैं, मैंने पहले ही बताया, प्रारंभिक स्टॉक और अंतिम स्टॉक। वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में स्टॉक को प्रारंभिक स्टॉक और अंत में अंतिम स्टॉक कहा जाता है। अर्थात चालू वर्ष के अंत में न बिके हुए माल को अंतिम स्टॉक व आगामी वर्ष के प्रारंभ में इसी माल को प्रारंभिक स्टॉक कहते हैं। ये दो प्रकार के रहेंगे। और देनदार, तो ऐसी व्यक्ति, फर्म, संस्था जो माल अथवा सेवाओं का मूल्य नगद नहीं देता, व्यापार का देनदार ऋणी या अधमण कहलाता है। याद रखिएगा, देनदार जिनसे लेना बाकी हो। ठीक है। और लेनदार कौन? तो ऐसा व्यक्ति, फर्म, संस्था जिससे माल अथवा सेवाएं उधार प्राप्त की जाती है, व्यापार का लेनदार या ऋणदाता या उत्तमण कहलाता है। व्यापार में ऐसे व्यक्तियों का स्थान उत्तम होता है, इसलिए उत्तमण कहते हैं। लेनदार यानी जिनको देना बाकी। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें जो मैंने आपको बताई, याद रखिएगा, इसका नोटेशन करिएगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा खातों के प्रकार, और खातों के प्रकार के बाद आपको बताऊंगा डेबिट क्रेडिट करने के नियम। फिर हम पुनः जर्नल एंट्री की ओर चलेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।